Good morning, student. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Fine. At the celebration of Makar Sankranti, I will give you a great happiness and be happy in your houses, and you celebrate the great occasion of Pongal, Lohari, and Makar Sankranti in a different part of India. I also give the happiness, and I hope that you will celebrate this celebrations very familiar and with your family. Now, students, I am teaching you the Great Revolt of 1857. This is a topic, है ना। ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम नींव को डालने वाला जो यह रिवोल्ट था, विद्रोह था, है ना, विद्रोह, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का यह प्रथम जो विद्रोह था, यह आकस्मिक या अचानक नहीं था समाज के अंदर। यह समाज या ग्रेट पूरे देश के लोगों के बीच में ब्रिटिश सरकार के प्रति उसके मन में उठने वाले ब्रिटिश सरकार ने अपने देश से ये कही कि भारत के नागरिकों पर जो अकूत अत्याचार किया था, जो अत्याचार के अनगिनत अत्याचार किया था, और उसी का एक उसके मन में जो दबा हुआ समय समय पर जो विद्रोह की भावना थी, यह 1857 को मूर्त रूप धारण कर लिया। ठीक है, यह 1857 मूर्त रूप धारण कर लिया। इसलिए आप अपने पुस्तक को अपने सामने रखें, अपने बुक्स को सामने रखें, और हम इसके बारे में बड़ी डिटेल वाइज पढ़ के प्रत्येक टॉपिक्स को बड़ी ध्यान से आप पढ़िएगा। देखिए, इसमें पहला टॉपिक क्या कहता है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the result of the culmination of popular discontent and that had been accumulating for a long time against the policies of the British in India। यानी 1857 का यह जो विद्रोह था, यह भारतीय समाज के अंदर ब्रिटिश के प्रति यानी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह, जो असंतुष्टि है ना, असंतुष्टि की भावनाएं थी या उसके गलत नीतियों का परिणाम था। उसने ऐसे नियम कानून बना रखे थे जिससे कि भारतीयों को बहुत परेशानी थी, है ना। उस कानून से आम भारतीयों को बड़ा नुकसान था। समाज अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर अनेक प्रकार के अनैतिक कर लगा दिए थे, टैक्सेस लगाए गए थे, ओके। और उस टैक्स से आम जनता जो थी, आम पब्लिक थी, यानी किसान वर्ग बहुत ही नुकसान में था, बहुत ही परेशानी में था। वो जब अभावग्रस्त की स्थिति थी, भारतीय समाज में बहुत ही गरीबी थी, चरम अवस्था में थी। ऐसी स्थिति में भारत के लोगों का बड़ी भयंकर शोषण कर रही थी। इस तरीके से शोषण कर रही थी कि उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, बड़ी बद से बदतर हो गई थी। यही कारण है कि धीरे धीरे उनके मन में जो उठने वाले विद्रोह की भावनाएं थी, ये प्रबल रूप धारण करते गई, और अंततः यह फूटा किसके ऊपर, वो 1857 के विद्रोह के रूप में, रिवोल्ट के रूप में वो रूप धारण कर लिया या फूट पड़ा। और यह एक बहुत पूरा व्यापक पूरे देश भर में जगह जगह होने वाला ब्रिटिश सरकार के अपोजिट होने वाला विद्रोह था। यह केवल एक व्यक्ति का नहीं था, केवल किसान वर्ग भी नहीं था, बशर्ते कि आम व्यापारी वर्ग, राजा लोग, है ना, अलग अलग हमारे देश में अलग अलग प्रोविंसेस था, ये राज्य था, और उन राज्यों के ऊपर अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में राज्य करने वाले जो राजा बने थे, वे भी नाराज थे। जमींदार वर्ग नाराज था, नवाब वर्ग नाराज था, है ना, बहुत ही असंतुष्ट था, क्योंकि वह उनके स्वाभिमान के साथ घोर उनका स्वाभिमान के साथ घोर अपमानजनक भी उनका जो बिहेव था आम भारतीय नागरिकों के प्रति बहुत ही क्रूर था, और उनके स्वाभिमान को दमन करने वाला था, और वे लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और अंततः 1857 के रूप में एक समेकित रूप से कहिए कि पूरे के पूरे भारतीय समाज में के प्रत्येक वर्ग ने इसका विरोध किया, है ना। नेक्स्ट आइए हम लोग जरा ये पढ़ें। The sixth, Nawab
देयर पावर, लॉस्ट देयर पावर। इस दौरान सरकारी या अंग्रेजी नीतियों के कारण जो नवाब वर्ग था, जो राजा के समान था, है ना, जो किसी पार्टिकुलर जगह पर शासन किया करता था, वे अपना जो पावर है या शक्तियाँ जो है लॉस कर चुके थे और वे लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर एक आम नागरिक की तरह गुजर बसर कर रहे थे। इससे वे उनका मन में जो अपना जो नवाब भावना थी वो धीरे धीरे खो चुका था और इससे वो लोग बहुत दुखी थे, बहुत ही दुखी थे। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक बीचों बीच में, नवाब एंड राजास, भारत के आम जो नवाब थे, जो राजा के लगभग इक्वल होता है, नवाब और राजा सामान्य तौर से उस समय मुस्लिम जो वर्ग था उनका जो अपन रियासतें थी जहाँ पर लोग शासन करते थे, उस रियासतों को अंग्रेजी सरकार ने हड़प लिया था और राजाओं के भी शक्तियों को बहुत ही सीमित करके रख दिया था। यही कारण था कि वे अपने आप को लगभग ठगा हुआ सा महसूस करते थे, या ये कहें कि सरकार के जो ब्रिटिश सरकार थी उनके अधिकतर पावर को सीज कर दी थी, है ना, उनके अधिकतर पावर को सीज कर देती थी और कर दी थी, और इसका परिणाम ये हुआ कि वे अपने आप को पंगु सा महसूस कर रहे थे, कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। और इसके कारण जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके रियासतों पर या उनके प्रांतों पर, सूबे पर अधिकार कर लिया तो वे अपने अधिकार और शक्ति दोनों लॉस हो चुके थे और इससे उनके सम्मान पर, उनके नवाबी ठाठ बाट पर, है ना, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इससे वे ब्रिटिश सरकार के बहुत विद्रोह की भावनाओं के अंदर थी, बहुत क्रोध की भावना थी, एक तरह से उनके मन में बहुत उबाल था और वो 1857 में मूर्त रूप धारण किया जो बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ था। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई वांटेड हर adopted the son to be recognized by the company as dear to the thrones। इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की महारानी हुआ करते थे, उन्होंने एक बच्चे को गोद दिया था, चूंकि उनका अपना कोई संतान नहीं था, अतः उन्होंने एक बच्चे को गोद दिया था और उसे अपना वारिस माना था, जिसे ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों ने, लॉर्ड डलहौजी की गलत नीतियों ने, हड़प की नीति के तहत उनके राज्य को अपने अंदर अपने अधिकार में ले लिया, है ना, और रानी लक्ष्मीबाई हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गई। साथ ही साथ उनको पेंशनधारी राजा के रूप में, पेंशनधारी रानी के रूप में एक निश्चित राशि साल में देने का वचन दिया था, लेकिन वो इस बात को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अपोजिट विद्रोह करते हुए, है ना, विद्रोह अपने असंतुष्टि जाहिर करते हुए हथियार उठाकर युद्ध के मैदान में चले गए। सिमिलरली, इसी तरीके से पेशवा बाजीराव सन्स नाना साहेब वांटेड हिज फादर पेंशन। इसी तरह से पेशवा बाजीराव के जो पुत्र हैं जिनको नाना साहब कहा जाता है, उनका भी पावर, उनका भी राज्य था, रियासतें थी, उनका पावर को विशेष करके उनको पेंशन पर रख दिया गया था, यानी एक निश्चित राशि साल में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए जाने वाले कुछ निश्चित राशि जिसके तहत उनका गुजारा मात्र हो सकता था देती थी और बाकी पूरे उसके राज्य को हड़प लेती थी, सारे संसाधनों का राज्य अपने देश में मिला लेती थी, यानी ये कहिए कि वे अपने ब्रिटिश अधिकार वाले भारतीय क्षेत्र में मिला लेती थी और उसके सारे संसाधनों पर उसका अधिकार हो जाता था, यानी ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो जाता था। अब आगे, अवध was the one of the last territories to be annexed in 1801. Subsidiary alliance was imposed on the Awadh and 1856 it was taken over। अब ठीक उसी तरीके से अंतिम में अवध एक ऐसा अंतिम टेरिटरी था जो इससे बचा हुआ था और अंततः 1856 में इसे भी लगभग अनैतिक ढंग से या कहीं कि जबरन ब्रिटिश सरकार ने अत्याचार पूर्वक इसे अपने भी भारतीय क्षेत्र में मिला दिया जहां तक उनका अपना अधिकार था। द गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरीज वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड द ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर ए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए तो लॉर्ड सबसे ज्यादा अत्याचारी गवर्नर था उस समय कंपनी सरकार का, तो वो लॉर्ड डलहौजी था। उसने एक नीति अपनाई थी जिसको कहा जाता है कि हड़प की नीति, है ना, द पॉलिसी ऑफ
take off the resources from the kings या नवाब्स, है ना। तो क्या करते थे, पूरे एक विशेष कानून के तहत वो किसी भी किसी भी राजा या नवाब की संपत्ति को हड़प लेता था। उसने अवध के राजा की संपत्ति का एक बहुत ही गलत दलील दिया, एक तर्क दिया, जिसमें उसने कहा कि आप अपने राज्य का संचालन जैसे शासन कर रहे हैं बिल्कुल गड़बड़ है ना। इससे आपकी जो जनता है, अवध की जो जनता है, वो आपसे असंतुष्ट है ना। इसलिए मैं आपके राज्य को आप गलत कुप्रशासन के कारण मैं आपके राज्य को अपने ब्रिटिश सरकार के अधीन लेकर आता हूँ, यानी ब्रिटिश कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लेते हुए उस पर ऑक्यूपाइड करता हूँ। और इससे पूरे देश में एक चिंगारी का काम किया, है ना। पूरे देश में 1856 में एक चिंगारी का काम किया और पूरे राजा को तलवार या डिफरेंट टाइप ऑफ हथियार वेपन्स को उठाकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अपोजिट समन्वित रूप से या कहिए कि अलग अलग ढंग से अपने क्षेत्रों में अपने इंटरेस्ट से जैसी रुचि थी उसके अनुसार वे लोग अपने संसाधनों के बल पर, अपने हथियार के बल पर लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंस है वो मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1857 का जो ये रिवोल्ट था वह ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, छिटपुट था, कहीं उधर हो रहा है, दूसरा उधर हो रहा है, तीसरा हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में हो रहा था। लेकिन कोई भी राजा या कहिए कि नवाब कहिए, चाहे भारत की आम जनता जो अंग्रेजों से काफी पिसी हुई थी, यानी ये कहिए कि अंग्रेजों ने अधिकतर भारतीय जनता को इस तरीके से शोषण किया कि उनका हालात बद से बदतर हो गया था और वे अंग्रेजी सरकार से बिल्कुल बहुत दुखी थे। तो उनका एक अपना विद्रोह था, वो अपने तरीके से सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे, गवर्नमेंट से छुटकारा पाना चाहते थे। और सबों ने एक ऑर्गेनाइज्ड होकर, एक संगठित होकर लड़ा है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट के अनुसार लड़ा, सबका अपना अपना स्वार्थ था और उस स्वार्थ के लिए सब लड़े, ऑर्गेनाइज होकर लड़े। तो निश्चित रूप से 1857 का यह जो रिवोल्ट था, हम लोग अंग्रेजों से मुक्ति पा चुके थे, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। अंततः ब्रिटिश सरकार ने पुनः लगभग कठोर और अपनी आधुनिक सैन्य क्षमता के बगल अपनी आर्मी एक बेहतरीन कहिए जो आधुनिक हथियारों से लैस थी और उन्होंने पूरे देश पर पुनः अधिकार कर लिया। एक के बाद एक लगभग सारे राजाओं नवाबों को या भारतीय जनता को कुर्तापूर्वक दबाते हुए, कुचलते हुए उन्होंने पूरे अपने देश पर अधिकार कर लिया। तो सबका मैं कहना चाहूँगा कि सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट था और उस इंटरेस्ट के अनुसार उन्होंने अंग्रेजों से फाइट किया और असफल हुआ, है ना। सब या तो मारे गए, पराजित हो गए, या भारतीय जनता जो अंग्रेजों से लड़ रही थी, फाइट कर रही थी, वो भी असंगठित थे, यानी अनऑर्गेनाइज्ड थे, इसलिए सफल नहीं हुई। किसी भी देश की सफलता, चाहे वो स्वतंत्रता की बातें हो, आज़ादी की बातें हो, चाहे अपने अधिकार की बातें हो, हम ऑर्गेनाइज्ड होकर हम अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। इतना विशाल देश होते हुए भी यहाँ के जो आम राजागण थे, राजा या कहीं के नवाब, ये आम सरकार से बिल्कुल असंतुष्ट थे। तो आम पब्लिक भी राजा से कभी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि राजागण या नवाबगण भी बहुत अत्याचार किए थे आम पब्लिक से। तो वो उनका जो सेपरेशन था, उनकी जो दूरी थी, वो आम पब्लिक से नहीं थी। इसी निश्चित रूप से या ये कहिए कि दोनों के बीच जो कनेक्शन था पब्लिक और राजा या नवाब के बीच में, वो लगभग अलग अलग था। सबका अपना अलग रुचि था, अपना विषय जो सब्जेक्ट था, जो इशू का विषय था, विवाद का विषय था, सबका अलग अलग था। यही कारण है कि 1857 का जो रिजल्ट था, रिवोल्ट था, वो सक्सेस नहीं हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा और कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क है जो दूंगा। Now I'm going to give you a homework of multiple choice of question A, next B, C and D में 1 और 2 क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे और खास करके आप A, B, C का टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इट इज बेनिफिशियल फॉर यू
and I will hope you the question 1 and 2 also be prepared by you. Thank you. Okay.